है रामनगर की, जहां पर 3 दिनों तक चले भाजपा के चिंतन शिविर का समापन हो गया। चिंतन शिविर के दौरान भाजपा ने 2022 के चुनाव के लिए मेगा प्लान तैयार किया है। मीटिंग के दौरान इस पर चर्चा हुई कि कार्यकर्ता 2022 में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर जाएं। इसके साथ ही भाजपा सभी 70 विधानसभा में पूर्णकालिक नियुक्ति करने जा रही है, जो समन्वय बनाने का काम करेंगे। इसके साथ ही मीटिंग में प्रदेश के मौजूदा हालात को लेकर भी चर्चा है। जुलाई महीने में भाजपा कार्य समिति आयोजित करेगी, साथ ही मंडल समितियों का आयोजन होगा। मंत्री जिला स्तर तक भ्रमण करेंगे और मौके पर ही समस्याओं का निपटारा करेंगे। अगस्त महीने में चुनाव के लिए विधानसभा के संयोजक बनेंगे। मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक 1 जुलाई को देहरादून में बुलाई गई है, जबकि सितंबर महीने में पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, मेयर सभी के साथ बैठकें होंगी। अक्टूबर में जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। मंत्री, सांसद, विधायक, पदाधिकारी सभी अभियान में शामिल होंगे। वहीं नवंबर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली रखी गई है, तो यह भाजपा का चुनावी कार्यक्रम है, जिसे रूपरेखा के हिसाब से ग्राउंड पर उतारा जाएगा। जिम कार्बेट से सटे रामनगर में 3 दिन से भारतीय जनता पार्टी का जो चिंतन शिविर चल रहा था, उसकी कार्ययोजना भाजपा ने आज सामने तो रखी है, लेकिन उसमें परंपरागत तरीके से किस तरह से चुनाव की तैयारियां करनी है, केवल उन्हीं का उल्लेख किया गया है। मंत्री, विधायक, सांसद सब जनता के बीच जाएंगे, जनता से जनसंपर्क करेंगे, लोगों से जुड़ेंगे और हर विधानसभा क्षेत्र में पूर्णकालिक की नियुक्ति होगी। और ये सारी तैयारियां, सारी कार्ययोजना जिसको हम रोड मैप की संज्ञा दे रहे थे, वो बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल लग रही है। हाँ, आज एक चीज़ जरूर हुई कि चुनाव से कई महीने पहले एक जो नवंबर में प्रधानमंत्री की रैली के आयोजन की जो बात हो रही है कि प्रधानमंत्री की एक रैली होगी, वो एक विशेष जरूर हो सकती है, क्योंकि नवंबर के बाद चुनाव के बीच में बहुत बड़ा समय रहेगा। अब वो रैली नवंबर में किस लिए की जा रही है तो पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन बाकी सारे ही परंपरागत चीज़ों पर पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। अपने सहयोग कैमरामैन निशांत चौहान के साथ एबीपी गंगा के लिए रामनगर से अजीत सिंह राठी। 2022 के चुनाव को लेकर भाजपा की तरफ से पूरी रणनीति तय कर ली गई है। किस तरह से रहने वाले हैं पार्टी के कार्यक्रम, आपको बताते हैं और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से जानते हैं। 70 विधानसभाओं में 70 पूर्णकालिक, वो हम लोग इसी महीने तैयारी करके 1 अगस्त से विधानसभाओं में चले जाएंगे। ये हमारी बहुत बड़ी योजना इस रूप में है। इन पूर्णकालिकों के साथ साथ समाज के बीच में ऐसे अनेक, ये चुनाव की दृष्टि से वहाँ पूर्णकालिक के तौर पर काम करेंगे, पदाधिकारी नहीं। ये सारा विधानसभाओं का समन्वय बनाना, समन्वय करना, बूथ तक की तैयारी करवाना, ये करवाना, ये हमारे पूर्णकालिक है, जिसको विस्तारक कहते हैं। प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए और क्या हमारी इस वर्तमान परिस्थिति में है, किस रूप में हमने काम किया है, किस योजनाओं को हमने आगे बढ़ाया है, अन्य राजनीतिक दलों की अपेक्षा हम लोग कितने आगे हैं, कितना विश्वास हमने जनता का किया है, ये एक बड़ा चिंतन बैठक का विषय रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में से ऐसी योजनाएं जो जनता के दिल को छू रही हैं, उन योजनाओं के साथ आने वाले समय में कुछ और योजनाएं बनाकर उन योजनाओं को सम्मिलित करते हुए हम अपने चुनाव का मुख्य विषय इस रूप में लेकर आगे बढ़ेंगे। वहीं हमने रोड मैप पर एक विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस प्रकार से हमने तय किए हैं। भाजपा के चिंतन शिविर में शिरकत करने पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने क्या कहा, सुनवाते हैं। सफल बैठक रही है। पूरी तरह हर एक विषय पे चिंतन और मनन और चर्चा, डिस्कशन रहा है और उसको लेकर के आने वाला समय के लिए रोड मैप भी यहाँ पे तैयार हुआ है। निश्चित है उसको लेकर के हम लोग पूरी तरह नीचे लोगों तक, गांव तक, बूथ तक ले जाने का काम करेंगे और सरकार की नीतियां, पॉलिसियां संगठन के माध्यम से वो नीचे तक धरातल पे उतरेंगी। इतना ही इस बैठक में एक यह विषय सामने। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और हम सब लोग मिलकर आपस में बातचीत कर कैसे इस राज्य के लिए कल्याण का काम कर रहे हैं, कैसे लोगों को
लोगों के चेहरे पे और मुस्कान लानी है, लोगों के कल्याण के लिए कैसे अधिक से अधिक काम हो सके, उसके लिए हम लोग चिंतन पे अक्सर बैठते हैं। और हम सब लोगों ने मिलकर बात की है कि उत्तराखंड में जो हम लोगों की सरकार ने पिछले 4.25 साल में जो काम किए, उनको और किस तरीके से और ज़्यादा स्पीड किस तरीके से दी जा सकती है और लोगों के कल्याण के कामों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उस सब को लेकर हमने रणनीति बनाई है। और आने वाला जो समय है उसमें और बेहतरीन तरीके से काम कर हम लोग उत्तराखंड के विकास में एक और मील का पत्थर जरूर उसमें आगे रखेंगे। चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। चिंतन शिविर की कुछ और अहम बातें आपको प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की जुबानी सुनवाते हैं। सभी जिले की कार्य समितियों का हमारा पूरा कार्यक्रम हमने यहाँ पर तय किया है। इसी प्रकार जो हमारे मंत्रीगण हैं वो भी जिला स्तर पर मंडल स्तर तक वो सारा भ्रमण का कार्यक्रम मंत्री लोग भी करेंगे। उसके साथ संगठन के हमारे पदाधिकारी भी होंगे, नीचे तक वहीं उसी स्तर पर जाकर और समाधान करें। यानी कुल मिलाकर सारे मंत्रीगण 70 हमने हमारी रचना 70 विधानसभाओं में 252 मंडल की है। कार्यकर्ता किस प्रकार तेजी के साथ सक्रिय होकर जनता के बीच में जाए, उसमें भी हमने कार्यक्रम तय किए हैं। जैसा मैंने कहा, जो हमने हमारे शक्ति केंद्र हैं उन शक्ति केंद्रों की सम्मेलन का काम, बूथ समिति की बैठक, मुख्यमंत्री जी के साथ प्रमुख जो हमारे नेतागण हैं, जो हमारे कार्यकर्तागण हैं, उनके साथ बैठकों के काम, हमारी जो जिला ब्लॉक और प्रधान उनके साथ बैठक, हमारे जितने पार्षद हैं उनके साथ बैठक, हमारे जितने जिला पंचायत के और ब्लॉक प्रमुख हैं उनके साथ बैठक। उधर भाजपा के चिंतन शिविर पर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को चिंतन जरूर करना चाहिए, लेकिन ये चिंतन चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि अपनी इस सरकार में कार्यकाल के दौरान किए गए कामों पर। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार ने बीते 4.5 साल में प्रदेश की जनता को गुमराह करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। देखिए, चिंतन तो इनको जरूर करना चाहिए क्योंकि लोगों ने इनको बहुत भारी बहुमत दिया है, लेकिन ये सरकार के माध्यम से लोगों को कैसे राहत दे सकते हैं, कैसे विकास के काम आगे बढ़ाए जाते हैं, या महंगाई पर कैसे काबू करें, लोगों की बेरोजगारी दूर करें, इस पर चिंतन करते तो ये बड़ी खुशी की बात होती। भारतीय जनता पार्टी चिंतन केवल और केवल एक बात के लिए करती है कि हम किसी भी चुनाव को कैसे जीतें। सियासी गलियारों में अब इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है कि आखिरकार सीएम तीरथ सिंह रावत चुनाव कहां से लड़ेंगे। इस पर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि समय आने पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। कि कहीं असमंजस नहीं है मुख्यमंत्री जी को चुनाव को लेकर। जब समय आएगा, जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, उस दिन हम भी अपना स्पष्ट कर देंगे कि कहां से मुख्यमंत्री जी लड़ेंगे। अगर चुनाव की घोषणा कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई 1 साल से कम अगर समय रह जाता तो हम चुनाव नहीं भी करवा सकते। तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपने जो कहा ऐसा नहीं है। जो लॉ है वो बहुत स्पष्ट है। ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं कराया जा सकता। तो समय आने दीजिए। इलेक्शन कमीशन, अभी समय है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन के एक बार शेड्यूल आएगा तो उसके बाद हम बता देंगे कौन कहाँ से चुनाव लड़ने वाला है। और उत्तराखंड का कोरोना अपडेट आपको बता देते हैं। आज कोरोना के 194 नए मामले आए हैं। कोरोना से एक और मौत हुई है और आज 237 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से उन्हें राहत मिली है। तो 194 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे का यह आंकड़ा है और बीते 24 घंटे में एक मौत हुई है और 237 मरीज ठीक होकर घर भेजे गए हैं। तो जो दूसरी लहर है वो तो थम गई है, मामले बहुत कम हुए हैं, लेकिन आशंकाएं जो तीसरी लहर की हैं वो जरूर परेशान करती हैं। कोरोना की वजह से पर्यटन कारोबार की जैसे कमर टूट गई है। पर्यटन कारोबार को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने इस बार राजाजी नेशनल और जिम कॉर्बेट पार्क को 12 महीने खोलने का फैसला लिया है। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि इससे पर्यटन कारोबारियों को काफी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि मानसून सीजन के दौरान इन दोनों पार्क को बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब पर्यटन कारोबारियों को राहत देने के लिए 12 महीने ये पार्क खोले जाएंगे। गेट और दुर्गापुरी, लोचौड़ और इवन की ढिकाला भी अगर
जिस दिन सड़क बंद नहीं होगी, अगर वो सड़क मार्ग बरसात के कारण बंद नहीं होगा तो हम उसको भी खोल के रखेंगे। तो हम इस बार राजा नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, विशेष के कोरोना महामारी में और जो गाइडलाइंस प्रदेश सरकार की कोरोना को लेकर होगी, उन गाइडलाइंस के साथ हम अपने दोनों पार्कों को 12 महीने खोल के रखेंगे, जिससे कि एक बार फिर से होटल इंडस्ट्री और जो लोगों का रोज़गार एकदम ठप जैसा हो गया है, बैंकों के देनदारी है लोगों की काफ़ी, और बहुत लोग बेरोज़गार इसके कारण हो गए, क्योंकि अकेले रामनगर में एक होटल में 200 लोग काम करते हैं, उससे जो काफ़ी नुकसान है उस सब के लिए हमने ये योजना बनाई है। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दिल्ली में मंथन चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह का नाम फाइनल है, मगर कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए मामला फंसा हुआ है। पार्टी हाईकमान की तरफ से आखिरी मुहर लगने के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल होगा, मगर नेता प्रतिपक्ष राजपूत और प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण चेहरा बनाने की चर्चा है। इस फॉर्मूले से अब मामले का हल निकालने की कोशिश हो रही है। तो पार्टी हाईकमान के फैसले का इंतजार है। दिल्ली में मंथन चल रहा है। हमारा भी ये मानना था कि अगर सीएलपी कोई राजपूत आता है और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन कौन आता है, इन सब चीज़ों पे भी मंथन था। तो हमारे पास बहुत सारे ब्राह्मण चेहरे ऐसे हैं जो मैं कहूँगा कि विधायक के रूप में नहीं आ पाए, लेकिन उनमें अपार संभावनाएं हैं। और उन अपार संभावनाओं को लेते हुए, क्योंकि हमारे संग पार्टी में बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे चेहरे हैं, आर्यन शर्मा जी हैं, मनीष खंडूरी जी हैं, किशोर भाई हैं और मनोज तिवारी जी हैं हमारे जो विधायक रहे साथ में। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिन पे विचार किया जा सकता है। तो ये हमने भी सुझाव ये दिया है हाईकमान को कि किसी ब्राह्मण चेहरे को जो है अध्यक्ष के रूप में लाया जाए और पार्टी की कमान चाहे प्रीतम सिंह जी को दी जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पिछले 4-4.5 साल में उन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने का काम इस प्रदेश में किया है। तो नेता प्रतिपक्ष का नाम फाइनल है, लेकिन ये राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना उस समय में राहुल गांधी जी ने मुझे जिम्मेदारी दी। उस दिन भी मैं अपने गांव या अपने विधानसभा के उस गांव में था जहां पर टेलीफोनिक सुविधा भी नहीं थी, जहां नेटवर्क नहीं था। तो वहाँ तक बना। ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है, जिसको भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी हम सब लोग उसके साथ लाभप्रद होने का काम करेंगे। चुनाव से पहले अगर आपकी भूमिका में बदलाव होता है तो आप उसे स्वीकार करेंगे, किस तरीके से पार्टी में आगे योगदान रहेगा? मैंने कहा ना कि भूमिका में बदलाव होगा या नहीं होगा, या कोई भूमिका अगर नहीं मिलेगी तो मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के साथ हम खड़े हों और कांग्रेस को मजबूत करने का काम। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए दिल्ली से। अविनाश, लंबा मंथन का दौर हो गया, माना जा रहा था कि दोपहर तक प्रदेश अध्यक्ष का नाम फाइनल हो जाएगा। पेच फंसा हुआ है क्या कहीं? तो देखिए उद्देश्य अभी भी लगातार मंथन चल रहा है, क्योंकि ये आखिरी निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेना है। जो हमारे सूत्र बता रहे हुए कि अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर कौन हो सकता है वो उत्तराखंड का अगला प्रदेश अध्यक्ष, जो कि कांग्रेस को वहां पे मजबूती प्रदान करे। इसलिए अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का नाम नहीं फाइनल हुआ। लिहाजा सीएलपी नेता और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों के पदों की जो घोषणा होनी है पार्टी की तरफ से, वो आधिकारिक रूप से अभी नहीं की गई। लेकिन एक बात तय है कि प्रीतम सिंह सीएलपी नेता बनेंगे और प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो नामों पे मंथन चल रहा है उस पर भी देखना होगा, क्योंकि जो नाम सबसे आगे बताया जा रहा है उनमें मनोज तिवारी हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रकाश जोशी है, गणेश गोंदलियाल है, और इसके अलावा अगर बात करें तो एक नाम और भी है जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है, वो है किशोर उपाध्याय। तो इन तमाम तरह नामों पर लगातार आला कमान और प्रदेश प्रभारी मंथन कर रहे हैं, क्योंकि अभी ज्यादा डिसाइड नहीं हो पाया। नाम जैसे डिसाइड होगा उसके बाद बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि किस नाम पर मुहर लगती है। अब नजरें बनाए रखिएगा अविनाश, आपके पास आएंगे। शुक्रिया जानकारी के लिए।
रोडवेज कर्मियों के वेतन मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 16 जुलाई तक कैबिनेट के सामने रिवाइवल प्रस्ताव रखा जाए और इस मामले का समाधान किया जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने रोडवेज परिवहन से भी कैबिनेट के सामने रिवाइवल प्रस्ताव रखने को कहा है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सरकार से रोडवेज कर्मचारियों के वेतन के 23 करोड़ रुपए फौरन रिलीज करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने परिवहन निगम के कर्मचारियों को पिछले 5 महीने से वेतन न देने पर सख्त रुख अपनाया है। इस पर रोडवेज के अधिकारियों का क्या कहना है, सुनवाते हैं। माननीय न्यायालय द्वारा जो है, क्योंकि न्याय की उम्मीद अब वहीं से है, क्योंकि सरकार तमाम जगहों पर हम लोग भी अपना हल्ला गुल्ला कर चुके, तो अब न्यायालय से हमें पूरी उम्मीद है। और न्यायालय जिस तरीके से रोडवेज कर्मचारियों के हित में, इस निगम के हित में, तमाम सरकार और निगम मैनेजमेंट को जिस तरह से फटकार लगाई जा रही है न्यायालय में, हम माननीय उच्च न्यायालय का और तमाम वहाँ के न्यायाधीशों का धन्यवाद करते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से 3 जिलों के चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब प्रदेश सरकार ने यूटर्न लिया है। अब सरकार की तरफ से एसओपी में संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगले आदेश तक चारधाम यात्रा स्थगित रहेगी। इससे पहले सोमवार को ही राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर कोविड गाइडलाइंस जारी की थी। साथ ही कहा था कि 1 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यात्रा पर 7 जुलाई तक की रोक लगा दी। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों का देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ आंदोलन 19वें दिन भी जारी रहा। गंगोत्री विधानसभा से पूर्व विधायक विजयपाल सजवान भी तीर्थ पुरोहितों के समर्थन में आ गए हैं, तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने भी पुरोहितों को समर्थन दिया है। इनका कहना है कि पुरोहित समाज से जुड़े लोगों ने खुद ही धामों में रखरखाव कर व्यवस्थाओं को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन आज सभी धामों में व्यवस्थाएं ठीक हो गई हैं, तो सरकार उनसे हक हकूक छीन रही है। सदियों से इन 4 धाम मंदिरों के रखरखाव से लेकर उन परंपराओं को, हमारे हिंदू संस्कृति की परंपराओं को जिंदा रखते हुए इन 4 धामों की रक्षा करते आ रहे हैं। आज बड़ी पीड़ा और कष्ट हो रही कि धर्म की बात करने वाली, राम की बात करने वाली ये डबल इंजन की सरकार ने जिस ढंग से बगैर तीर्थ पुरोहितों को, बगैर स्थानीय लोगों को विश्वास में न लेकर सीधा ये देवस्थानम काला कानून थोप कर ये हमारी उत्तराखंड की धार्मिक आस्थाओं पर बड़ा कुठारघात है। रुड़की के मंगलौर में आपसी विवाद को लेकर युवक ने ईंट भट्टा व्यवसायी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। वारदात के बाद से आरोपी युवक मौके से फरार है। आरोपी की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी गई। बबूल की पेड़ की छांव में अल्मोड़ा में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों के सामने आवाजाही की समस्या है। भैंसिछाना ब्लॉक के गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण बीमार बुजुर्ग को कंधे पर उठाकर अस्पताल तक लेकर पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने करीब 8 किलोमीटर की पैदल दूरी भी तय की। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो देखिए, जो पतली पतली पगडंडियां हैं, थोड़ी सी चूक अगर हो तो कई लोगों की जान खतरे में आ सकती है।